हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक का पाठ 2। तो इसको शुरू करने से पहले हम पाठ 1 में हमने क्या क्या देखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा पाठ 1 में कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने देखा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ जो है 622 ईस्वी में हुआ था। और इसके अतिरिक्त सिंध पर आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इसके अतिरिक्त हमने देखा भारत में इस्लाम धर्म कब आया और जो है इस्लाम धर्म के जो 5 सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में भी हमने देखा। प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और इसके अतिरिक्त हमने देखा तराइन के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया था वो तराइन जो है हरियाणा के करनाल जिले में है। और प्रथम युद्ध तराइन का 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, और इस जीत से जो है तुर्कों की जो जीत थी इससे जो है भारत में तुर्क शासक जो है अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ तुर्क। और अब हम आगे देखेंगे कि सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन कौन से नेता जो है महत्वपूर्ण थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पाठ का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। ठीक है, तुर्कों ने जो है दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और इन्होंने 320 साल तक शासन किया। और तुर्कों का जो है रहन सहन जो है हमने देखा पिछले पाठ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले पाठ में उनके चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया था कि उनका रहन सहन जो है पहनावा भी हम लोगों जैसा नहीं था। ठीक है, अलग था। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अरब तुर्क सल्तनत कहलाया। इस अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे है, आपको इस बात से हैरानी हो सकती है पर उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। ठीक है, आगे है सल्तनत के सामने चुनौतियाँ। कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं? सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था। तुर्क जो है सरदार जो होते थे, तुर्क सरदार, उनको अमीर कहा जाता था। तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक है। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उन्हें हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करें, अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। आगे है, सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा, धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे पाठ में। प्रारंभिक तुर्क वर्ग अभी चल रहा है। आगे देखते हैं। प्रारंभिक तुर्क शासक, इनको गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनमें सबसे पहला नेता जो फेमस हुआ वो था कुतुबुद्दीन ऐबक।
1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक बना। ठीक है, उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक जो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? लाहौर को। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। ठीक है, ये देखिए कुतुब मीनार जो है इसने बनवाई थी। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार है और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और इसके अतिरिक्त जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ठीक है, राजस्थान में। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुतुब मीनार को जो है बनवाने के लिए शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में, और अब आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसको देखते हैं। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उन्हें ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत में जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया। ठीक है, और इसकी शासन व्यवस्था ये देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है कैसे ये करते थे विभाजन। पहले एक केंद्रीय शासन और जिम्मेदार व्यक्ति, इनमें सुल्तान, इक्तादार, परागणाधिकारी, मुखिया, पटवारी, चौकीदारी, ये सब इनका जो है घटते क्रम में है। सबसे अधिक इसको होता था जिम्मेदारी, फिर उसके बाद ये, फिर ऐसे ऐसे बांट के ये लोग शासन करते थे। और ये देखिए केंद्रीय शासन को ऐसे बांटते थे कई इक्तों या प्रांतों को मिलाकर, फिर प्रांत, इक्ता ऐसे जो है बांटते थे। इसको आप जो है पॉज करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इल्तुतमिश के साम्राज्य को दर्शाया गया है चित्र में, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। अब इसकी शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि इल्तुतमिश ने शासन व्यवस्था कैसे चलाई थी और कैसे प्रांत और रिक्तों में बांट के जो है स्थानीय शासन से जोड़ने की जो है नींव डाली थी। देखते हैं। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता यानी अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। ठीक है, आगे है। सुल्तान ने अपनी सल्तनत यानी राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा और प्रांतों को इक्ता कहते थे। ठीक है, प्रांतों को ही इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। क्या पिछली कक्षा में आपने स्थानीय शासन की ऐसी किसी सुनियोजित योजना के बारे में पढ़ा है? ठीक है, उसको हम कक्षा 6 की पुस्तक में देखेंगे। आगे देखते हैं। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूल करते थे। तो ये होता था इक्तादार का काम। और इनके पास अपनी सेना होती थी, प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे, और ये अपने राज्य में जो इनके नियंत्रण में जो राज्य होते थे उनसे जो है ये कर वसूलते थे। कौन? इक्तादार। ठीक है, अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। टंका और जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये था पार्ट 1 पार्ट 2 का, जिसमें हमने देखा कि जो है इल्तुतमिश ने जो है टंका
चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया, ये इतिहास में अक्सर पूछता है क्वेश्चंस में। और इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, और 40 गुलामों का संगठन किसने बनाया था, ये भी हमने देखा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है, ये भी देखा हमने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है, और इसने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कुतुब मीनार बनवाया, है ना। और इसके अतिरिक्त हम अगले पार्ट में हम देखेंगे कि रजिया सुल्तान जो है, जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने कैसे शासन किया। इसके अतिरिक्त नासिरुद्दीन महमूद कौन था, बलबन कौन था। इसके अतिरिक्त मंगोल आक्रमण के बारे में भी हम देखेंगे, और चंगेज खां का साम्राज्य कितना बड़ा था इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।